नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या, सुप्रभात। अ, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। जो भारतीय संविधान के ऊपर हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन लेने वाले हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे सभी लोगों के जुड़ने की और उसके बाद अपना सेशन आरंभ करेंगे। हमारे बीच में लोधी अनिल, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, शिवशंकर राजपूत, गुड मॉर्निंग शिवशंकर, कृष्णा राजपूत, रोहित सिंह लोधी, लाखन सिंह, गुड मॉर्निंग कृष्णा, लोधी मनीष राजपूत, अभिषेक कुमार, लोधी नितेश, लोधी अजीत लोवंशी, अनूप कुमार वर्मा, आरबीएस लोधी जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग प्रतीक्षा करेंगे सभी लोगों के जुड़ने की। और उसके बाद हम लोग अपना जो लाइव सेशन है उसमें जो आज का हमारा विषय है, भारत के संविधान में राज्यों के संबंध में जो प्रावधान है। कल हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी और आज हम लोग राज्यपाल से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदीप कुमार राजपूत, शिव प्रकाश राजपूत, वीरेंद्र राजपूत, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दिनेश राजपूत, गुड मॉर्निंग दिनेश जी, लोधी लाला भैया सिंह, सुप्रभात, शिवर्षि राजपूत, गुड मॉर्निंग, अरुण कुमार लोधी, गुड मॉर्निंग, अरविंद, उदय सिंह, जय हिंद, प्रेमपाल लोधी, चंदा माहौर, ओम शिव वर्मा, गुड मॉर्निंग, जय किशन राजपूत, नमस्कार, शिव मोहन सिंह लोधी, समर लोधी, डॉक्टर हरीश चंद्रा, सर्वेश कुमार, सुप्रभात, लोधी गजेंद्र राजपूत, डॉक्टर नारायण पटेल, गुड मॉर्निंग, हिंदू छत्री शिव मंगल, सुप्रभात, धीरज राजपूत, दूधनाथ लोधी, दिनेश राजपूत, एडवोकेट सत्या लोधी, ओम प्रकाश सिंगरौल, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, समीर लोधी, हरनाम सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह वर्मा, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, दिनेश लोधी, सतीश लोधी, शिवर्षि राजपूत का नाम लिया मैंने, लतेश राजपूत, निशांत राजपूत, उमेश लोधी, भगवान शरण राजपूत, गुड मॉर्निंग, दिनेश लोधी, गुड मॉर्निंग, सुनील सिंह जी, उत्तम राहुल लोधी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, आज हम सबके नाम लेंगे, चंदा माहौर जी, गुड मॉर्निंग, विनोद कुमार जी, निशांत राजपूत, सुरेश कुमार वर्मा, लोधी गजेंद्र राजपूत, गुड मॉर्निंग गजेंद्र, लोकमन सिंह, राम भूवल सिंह लोधी, सुनील सिंह जी, सुप्रभात, मेहर लोधी, चंदा माहौर जी, गुड मॉर्निंग, पवन सिंह राजपूत, इंदर सिंह जी जमसारा से हैं, जमसारा भिंड मध्य प्रदेश, शिवम राजपूत, लखीमपुर खीरी, निशांत राजपूत, सूर्यकांत लोधी जी, नमस्ते सूर्यकांत जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आज आप हमारा सेशन पूरा सुनेंगे। राजपूत ज्ञान सिंह, ऐसरा राजपूत, कृष्णा राजपूत, नरेंद्र वर्मा जी कासगंज से। थोड़ी देर हम लोग सभी लोगों का इंतजार करेंगे और उसके बाद अपने सेशन पर आएंगे। सत्येंद्र वर्मा, डॉक्टर मोनू राजपूत, अनुपराज राजपूत, विनोद कुमार राजपूत। तो मुझे लगता है आप सभी लोग, ब्रजेंद्र सिंह पैरोल, इंजीनियर दिनेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग इंजीनियर साहब, कैसे हैं? मनीराम कारपेंटर, पुरुषोत्तम सिंह लोधी, रत्नेश सिंह राजपूत, निशांत राजपूत, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, समीर लोधी, संजय लोधी राजपूत, आशीष लोधी, नरेंद्र सिंह राजपूत, राजीव राजपूत, हमारे मैनेजर साहब हमारे बीच में हैं, अनुराग सिंह लोधी, खलक सिंह, आप हैं चंदेरी मध्य प्रदेश से, लोधी खलक सिंह, स्वागत है आपका चर्चा में। आर के राज, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा, सुप्रभात डॉक्टर शेर सिंह जी, हेमराज सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह लोधी, नरेंद्र सिंह भारती, शिवर्षि, चलिए, टुडे वेदर इज क्लीन इन दिल्ली, डॉक्टर मोनू राजपूत, सर्वेश कुमार। सो आई थिंक
सभी हमारे जो नियमित लाइव परिचर्चा में लोग जो भाग लेते हैं वो सभी लोग आ चुके हैं। प्रणाम भूपेंद्र, कल्पना सिंह, ब्रजेश राजपूत, तो सभी लगभग लोग आ चुके हैं और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एक विचार के साथ अपने इस लाइव सेशन को। और धीरे धीरे जो बाकी लोग हैं वो जुड़ते रहेंगे। ओबीसी पुष्पेंद्र सिंह लोधी, सुभाष अलीगढ़ियन, ये सुभाष जी लगता है अलीगढ़ से हैं, गुड मॉर्निंग सुभाष जी। देवराज, ये चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर चर्चा में। और आजकल कुछ लोगों का और ओके, चलिए कुछ लोगों का और इंतजार कर लेते हैं 1 मिनट तक, उसके बाद हम आरंभ करेंगे। इस बीच में आपका परिचय भी हो रहा होगा। तो राकेश राजपूत जी हमारे बीच में भोजपुर कासगंज से, गिरीश भारत हमारे बीच में है, गुड मॉर्निंग गिरीश जी। हरिओम राजपूत जी हमारे बीच इटावा से, गुड मॉर्निंग राजपूत जी। देव राजपूत गुड मॉर्निंग, राकेश राजपूत जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप राजपूत गुड मॉर्निंग, केशव आजाद गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का। दिनेश जी हमारे बीच में आ गए हैं, दिनेश श्वेता सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दिनेश जी? आप पत्रकार हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं। शंकर सिंह राजपूत, सत्यपाल सिंह राजपूत और ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में अंधविश्वास मिटाने के लिए। एदल सिंह प्रधान, ब्रजेश राजपूत, सर्वेश कुमार जी का कल सेशन नहीं सुन पाए थे, आज वो है चर्चा में। प्रेम राजपूत गुड मॉर्निंग प्रेम। रामशंकर राजपूत जी, कुछ लोग मुझे लगता है जुड़ नहीं पाए हैं, वो शायद दूसरे ग्रुप में इस चर्चा को देख रहे हैं। कोशिश करिए कि आप लोग सब पेज पर आ जाइए, तो पेज पर आप आ जाएंगे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर पेज पे आप नहीं आएंगे तो फिर कोई शेयर करेगा तभी आपको मिल पाएगा। तो चलिए, रेखा राजपूत, मुझे लगता है कि अब हमारा जो लोग हैं सभी लोग आ चुके हैं और आज संडे का दिन है। कई बार हालांकि लॉकडाउन है, सभी के लिए संडे है, पर कुछ लोगों को हो सकता है संडे की वजह से ज्यादा रिलैक्स फील करते हो, बट कोई नहीं, अभी लॉकडाउन में तो सभी लोग घरों में ही रहते हैं। राकेश कुमार, डीपी राजपूत, बिमल लोधी, चलिए। सो सुखवीर सिंह जी हमारे बीच में, सुखवीर सिंह लोधी, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। तो सुखवीर जी आज हमारे बीच में इस पर चर्चा में जुड़े हैं। और शिवम कुमार लोधी, चलिए। सोनू राजपूत, योगेंद्र कुमार, जितेंद्र लोधी गुड मॉर्निंग सर जी। जितेंद्र लोधी मालोधोन जिला सागर मध्य प्रदेश से हैं जितेंद्र लोधी हमारे बीच में। इधर जो मध्य प्रदेश का सागर, पन्ना और ये जो क्षेत्र है सतना वाला, इधर समाज में अभी जो मैंने देखा है हाल के समय में काफी अवेयरनेस आई है और काफी संख्या में लोग निकल के आए हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे सतना जाने का, दमोह और सागर जाने का सौभाग्य मिला, तो वहां पर लोगों के अंदर अब है, वो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में प्रोग्रेस हो। टीकमगढ़ में जो युवा हैं, टीकमगढ़ के युवाओं के अंदर भी है कि वो लोग भी काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और वो लोग भी समाज की प्रोग्रेस के लिए संकल्पित हैं। हेमलता राजपूत, उपदेश लोधी, योगेंद्र कुमार वर्मा, निखिल राजपूत। चलिए, अब ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे और हम लोग अपने चर्चा पे आते हैं। तो आप लोगों से आज हम लोग जो अपनी चर्चा है उसकी शुरुआत करेंगे एक विचार के साथ, दार्शनिक के साथ। हमारे ओम प्रकाश राजपूत जी अभी हमारे बीच आए नहीं है, संभवतः जुड़ेंगे थोड़ी बहुत देर में वो हमारे बीच में। अच्छा, नरेंद्र जी ने सागर से बीएड किया है। चलिए, विमल मैनपुरी से हमारे बीच में। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे एक विचारक के साथ में। जैसे कि रोजाना हम लोग एक विचारक की बात करते हैं, कभी किसी मौसी विद्या नरवरिया जी प्रणाम, नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रही हैं हमारी परिचर्चा में। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वागत है आपका। आप इस उम्र में भी समाज के लिए लिखती हैं और जागरूक करने का कार्य करती हैं। मौसी विद्या नरवरिया जी हमारे बीच में है। आज जो हम लोग अपना सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो एक विचारक, और हमने कहा है कि हम दुनिया भर के लोगों से परिचित होंगे जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो दुनिया की जानी मानी हस्तियां रही हैं, उसके बारे में भी हम सब लोग परिचित हों धीरे धीरे उनके विचारकों से। ओम प्रकाश राजपूत जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो वो जो आज का जो विचार है, आज हमारे दार्शनिक हैं कन्फ्यूशियस। आप लोगों ने सुना होगा कन्फ्यूशियस के बारे में। कन्फ्यूशियस बेसिकली चीन के रहने वाले थे और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध का जो इरा है, गौतम बुद्ध का जो समय है, वो समय पूरी दुनिया में भी बौद्धिकता का समय था। भारत में आपको आजीविक संप्रदाय,
जैन और गौतम बुद्ध के रूप में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। दुनिया में आपको चीन में कन्फ्यूशियस उसी पीरियड में, तो उस समय दुनिया का वातावरण ऐसा हो गया था कि बौद्धिक विमर्श से पूरी दुनिया गुजर रही थी और पूरी दुनिया भर में दार्शनिक और बड़े बड़े विद्वान पैदा हो रहे थे। आगे चल करके आप रोमन एम्पायर में देखेंगे कि सारी चीजें किस तरीके से उसके आगे बढ़ाने के लिए सहायक बनी। कन्फ्यूशियस बेसिकली वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे और चीन के सामाजिक और जो धार्मिक और जो नैतिक दर्शन है उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। सोशल, रिलीजियस एंड एथिकल फिलोसफी, इसके बारे में आज भी अगर आप देखेंगे तो चीन में सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है, कन्फ्यूशियस का। पूरे चीन में अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूशियस ही सबसे बड़े उनके फिलोसफर हैं आज तक के। और हम लोगों ने, जो लोग शायद प्राइमरी क्लासेस में कभी पढ़े होंगे, एसपी सिंह जी हमारे बीच में है, मेरे से सिंह साहब गुड मॉर्निंग, आप रिटायर्ड जो है सेवानिवृत्त हैं बैंक से और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्लासेस आप लेते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, मेरठ में हैं आप एसपी सिंह जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कन्फ्यूशियस के बारे में और उसके बाद संविधान के बारे में। संविधान पर हम लोगों ने कल राज्यपाल की चर्चा की थी, आज हम देखेंगे कि राज्यपाल का मंत्रिपरिषद कौन होता है और जो विधानसभाएं हैं और जो विधान परिषद है वो क्या होती हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, किस तरीके से चुने जाते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं। कन्फ्यूशियस जो थे, कन्फ्यूशियस ने सोशल फिलोसफी और एथिकल फिलोसफी, जिसको हम बोलते हैं नैतिक दर्शन, उसके बारे में बहुत अच्छे विचार दिए थे और आज भी दुनिया भर में उनकी जो कोट है, उनकी जो सूक्तियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनको प्रयोग किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। आप लोग और हम लोग जो चीजें प्रयोग करते हैं आम, कि भाई किसी के लिए अगर हम कोई संदेश या कोई विचार देते हैं तो आप ये मान के चलिए वो विचार पहले किसी विचारक ने, किसी विद्वान ने दे दिया होता है, हम उसको ही आमतौर पर इधर से उधर करते रहते हैं। बहुत कम मौलिक विचार जो है लोग दे पाते हैं, आमतौर पर वो जो सारी चीजें हैं वो पहले किसी न किसी महान विचारकों के माध्यम से की गई होती हैं। तो ऐसे ही महान विचारक और दार्शनिक कन्फ्यूशियस को आज हमने लिया है और जैसा मैंने कहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 551 बीसी के आसपास उनका जन्म हुआ था और 470 के आसपास तक वो रहे थे। मतलब एक तरीके से गौतम बुद्ध के समकालीन, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे कन्फ्यूशियस। और कन्फ्यूशियस के दो विचार आज हमने लिए हैं और दोनों ही विचार हमको सीख देते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। आप अगर दोनों विचारों को सुनेंगे तो हो सकता है कुछ परिवर्तन, कुछ सोचने का तरीका आपका भी बदले। तो पहला उनका जो विचार था वो ज्ञान के बारे में है कि हम चीजों को सीखते किस तरीके से हैं, हम लोग किस तरीके से चीजें सीखते हैं, इसके संबंध में जो हम ज्ञान हासिल करते हैं, इसके संबंध में कन्फ्यूशियस ने अपना एक जो विचार दिया था, उस विचार में बहुत ज्यादा व्यवहारिकता है, बहुत ज्यादा उसमें व्यवहारिकता थी कि किस तरीके से लोग सीखते हैं और आप सभी लोग उससे समझ सकते हैं उन विचारों के माध्यम से। क्या विचार था उन्होंने? कन्फ्यूशियस का पहला विचार था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के काम भी आएगा। हम 3 तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी नॉलेज हमको मिलता है, जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो 3 तरीके से हम हासिल करते हैं। और कन्फ्यूशियस ने यह भी बताया था कि वो तीनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और सबसे मुश्किल तरीका कौन सा है। हम 3 तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं। पहला तरीका है चिंतन करके, जो हम थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते रहते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने का सबसे पहला तरीका है चिंतन करना, मनन करना, उसके माध्यम से चीजों को जानना। ये सबसे सही तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज। सबसे अच्छा तरीका क्यों है कि जब हम चिंतन करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों के पक्ष में, विपक्ष में, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी कमियों के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं और फिर हम उसके बारे में उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो कन्फ्यूशियस का कहना था कि ज्ञान का सबसे पहला तरीका है वो है चिंतन के द्वारा ज्ञान हासिल करना। जो विद्वान मनीषी होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं, या लोग जो समाज सुधारक होते हैं, जो बड़े बड़े बदलाव दुनिया में करते हैं, वो बहुत बड़े चिंतक होते हैं, बहुत बड़े थिंकर होते हैं। तो पहला जो तरीका है ज्ञान का वो है चिंतन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। उसके बाद हम आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका सबसे आसान तरीका है। वो उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी का अनुकरण करके ज्ञान सीख लें,
ये सबसे आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में किसी का बच्चा पढ़ के किसी अच्छे पद पर पहुंच गया, डॉक्टर बन गया या आईएएस बन गया या मान लीजिए इंजीनियर बन गया, तो गांव में अगर कोई समझदार लोग हैं तो वो उसका अनुकरण करके अपने बच्चों को भी उस क्षेत्र में भेज सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार दूसरे की सफलता का रास्ता आपको पता चला, आपने अपना लिया और आपने सफलता हासिल कर ली। ये सबसे आसान तरीका होता है, जिसको कहते हैं हम दूसरे के अनुकरण करके ज्ञान अर्जित करना। तीसरा जो ज्ञान है उसके बारे में कहा है कि जो ज्ञान आप अनुभव से हासिल करते हैं, जो अनुभव के द्वारा आप हासिल करते हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ज्ञान का तीसरा प्रकार है और ये सबसे कष्टकारी तरीका है। क्यों? क्योंकि आपको वो सारी मुश्किलें, सारी कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ेंगी, तब आप सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी समाज में या किसी क्षेत्र में, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जौनपुर जिले में एक गांव है माधोपट्टी। माधोपट्टी एक गांव है। उस माधोपट्टी गांव में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, लगभग 50 के आसपास लोग ऑफिसर हैं, क्लास 1 क्लास 2 आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं, 50 के आसपास उस गांव में। अब देखिए, उस गांव में 50 लोग अफसर हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि उस गांव का उदाहरण लेकर के बाकी लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ये अनुकरण हो सकता है, जो सबसे आसान तरीका है। एक तरीका ये हो सकता है कि जौनपुर से मान लीजिए 500-600 किलो 700 किलोमीटर दूर अलीगढ़ है। अलीगढ़ के किसी गांव में लोगों को जानकारी नहीं है, तो वहां के बच्चे खुद से मेहनत कर करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हो सकता है एक पीढ़ी में एक आध निकला, उसके बाद अगली पीढ़ी में फिर उन्होंने मेहनत की। तो इस तरीके से क्या है, जो खुद एक्सपीरियंस करके करते हैं, वो एक कठिन तरीका है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो समाज में, तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करिए कि नहीं इस चीज को मैं फिर नए सिरे से इसका प्रयोग करूंगा। नहीं, जो दूसरों ने किया है, जो और लोगों ने किया है और जो लोग करके सफलता हासिल कर चुके हैं, हमें उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए। उनके अनुभव का लाभ उठा करके वो चीजें अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कम समय में ज्यादा परिणाम हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि हम लोग अनुकरण करने की परंपरा डालें। दूसरों के अनुकरण का मतलब यह है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरों के अनुभव से सीखें। अगर हम अपने अनुभव करेंगे तो हमारे ऊपर अनुभव करते करते तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि हमेशा दूसरों की सफलताओं से, दूसरों की विफलताओं से, दूसरों के अनुभवों से सीखें और फिर उसको अमल में लाएं। तो किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है, खासकर जो ऐसे लोग जो जिनको एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं मिली है, जिनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो लोग अगर चाहें तो दूसरों के माध्यम से सीख करके, जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं अनुकरण करने की। एक उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो ऐसे समाज में पैदा हुए जिसको लोग बराबर पर नहीं बिठाते थे। उस समाज में पैदा होने वाले अंबेडकर ने चीजों को सीखा और सीखने के माध्यम से आपने देखा होगा कि कहां तक वो पहुंच गए। एक उदाहरण हमारे सामने ये है, तो इसको अनुकरण किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने कष्ट सहे होंगे, क्लास में यातनाएं, पढ़ाई में यातनाएं, आर्थिक तमाम तरह की चीजें उन्होंने झेली। अगर हम वही एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे तो हम पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रहेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को, उनके जो उपलब्धियां हैं उसको हम लोग अनुकरण कर लें, उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठा लें। एक रास्ता ये हो सकता है। एक एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन पूरा संघर्ष में बीता, भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे। उनका जो अनुकरण करके हम उनके संघर्षों और उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं, उनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। तो समझदार लोग यही होते हैं कि जो दूसरों के अनुभव के आधार पर उनका अनुकरण करके अपने लिए सहूलियत से काम कर लें। तो यही अच्छी रणनीति भी होती है, यही अच्छी स्ट्रेटजी भी होती है। और जो लोग चिंतन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो अव्वल दर्जे के विद्वान होते हैं। दरअसल जिनके अंदर चिंतन करने की शक्ति है, जिनके अंदर मनन करने की, मंथन करने की शक्ति विद्यमान है, वो बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान लोग होते हैं। ऐसे लोग कम ही होते हैं। किसी भी समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि चिंतन करने के लिए आपको बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आपके जो विचार हैं उन विचारों पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ होती है, तब जाकर के आपके अंदर विचारों का
प्रादुर्भाव होता है। तो चिंतन करना हर सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बड़े अथक साधना की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर बहुत साधना की प्रवृत्ति है, एकाग्रता की प्रवृत्ति है, तभी चिंतन का भाव आपके अंदर पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आते, विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन उस दर्जे के विचार जिसको हम ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, जो स्वयं का जीवन और दूसरे का जीवन बदलता है, वो विचार बहुत कठिन साधना करने के बाद, कठिन तपस्या एकाग्रता करने के बाद ही मनुष्य के अंदर आते हैं। तो चलिए, ये आज का हमारा विचार था कन्फ्यूशियस के बारे में। और कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनकी चर्चा हमने आप लोगों के बीच में की। और कल हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस किया था भारत के संविधान में दिए गए राज्यपाल के पद के बारे में। तो मुझे लगता है राज्यपाल का पद आप सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग बढ़ेंगे उससे आगे। तो राज्यपाल के बाद कल हम लोगों ने लास्ट किया था, आई थिंक आर्टिकल 162 किया था, संविधान का अनुच्छेद 162 तक हमने चर्चा की थी, आर्टिकल 162। और संविधान की जो ये एक्चुअली क्या है, संविधान का जो लाइव डिस्कशन है, वो लाइव डिस्कशन को हम लोग संविधान की अमृत कथा के रूप में ले रहे हैं। तो इसमें हर जो है छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी कहानियों को हम लोग समाहित कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और विचार इस बीच में आपको दे देता हूं कि गौतम बुद्ध का नाम आपने सबने सुनाई है। दुनिया को अगर हम चाहते हैं तो हमें सुधारात्मक अप्रोच अपनानी होती है, जिसमें रिफॉर्म्स हो, जिसमें लोगों में सुधार हो। हमें हमेशा उस अप्रोच पे काम करना चाहिए जिससे लोगों में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, जीवन स्तर में सुधार हो, लोगों की जो सोच है उसमें सुधार हो, मनोवृत्ति में सुधार हो। ये सारे कार्य हमको करने चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी है। सही है या गलत है वो मैं नहीं कह सकता, पर कहानी है, किताबों में लिखी हुई है। हमने किताबों में पढ़ी थी जब हम बचपन में, शायद प्राइमरी स्कूल में थे तब। तो गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई थे, उनका नाम था देवदत्त, सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो देवदत्त ने, गौतम बुद्ध शुरू से दयालु थे। देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया, स्वान हंस को तीर मार दिया, हंस घायल होकर गिर पड़ा। तो गौतम बुद्ध आए और उन्होंने उसको उठाया, हंस को, और उसको दवा लगाई और उसको पानी वानी पिलाया। इस बीच में देवदत्त भी आ गए। तो देवदत्त ने कहा कि ये हंस मेरा है, मैंने इसको मारा है। गौतम बुद्ध ने कहा ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको बचाया है। बाद में राजा आए शुद्धोधन, और फिर ये मामला राजसभा तक पहुंच गया कि भाई हंस किसका है। तो विद्वानों ने फिर विचार विमर्श करने के बाद कहा कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए ये हंस गौतम बुद्ध का है। और बाद में वो गौतम बुद्ध को दे दिया गया, और गौतम बुद्ध ने उसका उपचार करके फिर उसको ठीक करके छोड़ दिया। ये जो कहानी है, ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि सुधारात्मक अप्रोच होनी चाहिए हमारी, जिस अप्रोच से हम लोगों को सुधारें। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। अंगुलीमाल नाम का डाकू था, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था गौतम बुद्ध के समय में, जो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के उसकी माला बना लेता था। आप ध्यान से सोचना, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी राक्षस आता था तो उसको देवता मार देते थे। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कर दिया, उसको इंसान बना दिया, उसको सुधार दिया। तो ये जो सोच थी कि अगर समाज में कहीं अशिक्षा है तो इसका मतलब नहीं है कि अशिक्षित लोगों को हम छोड़ देंगे, या समाज में किसी व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव विचार हैं, तो काम और सोच हमारी ये होनी चाहिए कि उसमें परिवर्तन आए, उसमें पॉजिटिवनेस आए, उसमें सुधार हो। ये प्रयास होना चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए। और यही सारी चीजें हमें सिखाती हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े विचार दुनिया को दिए, मानवता के लिए उद्धार के लिए जो कार्य किए, उनके विचारों से हम ये सब सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्यपाल का मंत्रिपरिषद। और मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे राज्यों के बारे में। आप सभी लोग कम से कम एक प्राणी को अवश्य जानते होंगे अपने आसपास, उसका नाम है विधायक। विधायक, और बुंदेलखंड में कुछ ज्यादा क्रेज है। बुंदेलखंड में कोई एक वो चलती थी सीरीज, कोई शायद
सोशल मीडिया पर चलता था, उसमें जो है चचा विधायक हैं, ऐसा कुछ था, मतलब कि चचा विधायक हैं, ऐसा कुछ करके था। तो आप सब लोग जानते हो कि विधायकों के बारे में सब लोगों को परिचित, सब लोग जानते ही हैं। तो इन विधायकों का काम क्या होता है और किस तरीके से मंत्री परिषद बनती है, राज्यपाल किस तरीके से काम करते हैं, यही चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 से अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि संविधान को जानने के लिए संविधान की भाषा को जानना भी आवश्यक हो जाता है, उसकी लैंग्वेज को जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग संविधान की भाषा को भी आपके बीच में रखेंगे एज इट इज, जो संविधान में लिखी हुई है। और आपको समझ में अगर नहीं आएगी तो हम लोग उसकी व्याख्या आपके बीच में रखेंगे। क्या है आर्टिकल 163, पढ़ते हैं। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। याद करिए पुराने वाले जो वीडियोस हैं, पुराने सेशन हैं, वहां था कि भारत की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। याद आया आपको? तो वहां पर राष्ट्रपति के लिए है और यहां पर किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब जब मंत्री परिषद है तो यह भी पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद होती क्या है। धीरे धीरे हम लोग इसकी एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? संविधान का अनुच्छेद 163, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो संविधान ने कोई स्पष्ट उल्लेख कर रखा है कि यह काम राज्यपाल करेगा, या कुछ ऐसी विवेकाधीन शक्तियां हैं जो केवल राज्यपाल के विवेक के अंदर आती हैं और जिनको राज्यपाल ही जिस कार्य को कर सकता है। उन दो बातों को छोड़ करके राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करेगा। और जो मंत्री परिषद है उसका मुखिया या उसका जो हेड है वो मुख्यमंत्री होगा। तो जो केंद्र में मंत्री परिषद होती है उसका जो हेड है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और जो राज्य में मंत्री परिषद होती है उसका हेड या मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्री परिषद का हेड राज्य का मुख्यमंत्री। दूसरा प्रावधान है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। बिल्कुल। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या झोल है, क्या यहां पर टेक्निकल चीज है। यहां पे एक चीज जो बताई गई है वो ये है कि जो राज्यपाल है, अगर राज्यपाल को लगता है कि ये मेरा काम है, ये मेरे विवेकानुसार मामला है, तो वही जो है सुप्रीम माना जाएगा। मतलब उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता अगर राज्यपाल कहता है कि ये मेरे प्राधिकार क्षेत्र में है। अब देखो, मैं आप लोगों से फिर से एक चीज जानना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। बेसिकली राज्यपाल के पास जो शक्ति है, राज्यपाल जो भी कार्य करता है, जो भी निर्णय करता है, लिखित में तो संविधान में राज्यपाल के नाम से है कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचना कि उन शक्तियों का एक्चुअल यूज कौन करता है, यानी जो वो शक्तियां हैं व्यवहारिक रूप से किस आदमी के पास होंगी। थोड़ा सोचिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आप उसका उत्तर दे देंगे तो फिर मैं आपको उसको व्याख्या बताऊंगा कि वास्तव में राज्यपाल की जो शक्ति है वो राज्यपाल की नहीं है, वो किसी और कोई और आदमी उसका इस्तेमाल करता है। वो व्यक्ति कौन है, सोचिए और बताइए। इसी में आर्टिकल 163 में यह है कि राज्यपाल को मंत्रियों ने क्या सलाह दी है, इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं होगी। राज्यपाल को मंत्रियों ने क्या सलाह दी है, इसकी जांच किसी भी
न्यायालय में नहीं होगी। देखिए सुनील सिंह जी जो बांदा से हैं, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, बेसिकली राज्यपाल की जो विवेकाधीन जो निर्णय लेते हैं, इस तरह के निर्णय लेते हैं, वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास होते हैं। सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मंत्रिपरिषद। एक तरीके से अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री, अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर। अब लोग कह रहे होंगे साहब यहां तो हम राज्य की बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कैसे आ गए? यही संविधान है। प्राइम मिनिस्टर की हम लोग राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्य के मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की बात कर रहे हैं, और इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए? मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, याद करिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे, और राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत ग्रहण करेंगे, इसका मतलब है कि भारत में जो सारे कार्य हैं, जो भी राष्ट्रपति करते हैं, जो राष्ट्रपति के नाम से हैं, वो जो एक्चुअल पावर है, उसकी जो वास्तविक पावर है, वो भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में है। किसमें है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद में कौन व्यक्ति मंत्री रहेगा, कौन मंत्री नहीं रहेगा, इसका अधिकार पीएम के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से तत्काल हटा सकते हैं, तुरंत। भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सत्ता का और शक्ति का मेरुदंड है, बिल्कुल केंद्र है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास, अब प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है किसी राज्यपाल से, तो प्राइम मिनिस्टर ये तो कहेंगे नहीं राज्यपाल को, क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है कि भाई तुम रिजाइन कर दो, तो उनका मैसेज चला जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल राष्ट्रपति को बोल देंगे कि भैया पद खाली कर दिया। तो भारत में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, या आप इतना समझ लीजिए कि कहीं भी अगर कोई विषय आता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, या राष्ट्रपति की शक्ति है, वो एक्चुअल जो शक्तियां हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को? तो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, कभी ऐसा कोई विषय आता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बेसिकली उन शक्तियों की जो वास्तविक जो उनका आधार है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं आगे हम आर्टिकल 164, संविधान का अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो चर्चा हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, सारे अनुच्छेदों की पूरी जो उसकी व्याख्या है सारी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जिनको हिंदी में दिक्कत हो समझने में, जिनको इंग्लिश की आवश्यकता हो, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि अगर इस ग्रुप में, इस चर्चा में कुछ लोगों को अगर हिंदी में दिक्कत हो, उनको इंग्लिश में वो कंफर्टेबल हो, तो वो बता दीजिए, ताकि मैं उन चीजों को इंग्लिश वर्जन भी आपके सामने जो मूल जो आर्टिकल है उसकी लैंग्वेज और प्लस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत या असुविधा ना हो। तो आई थिंक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे हिंदी में, और अगर किसी को दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि इंग्लिश वाले लोगों को, क्योंकि भाई आजकल जो बच्चे हैं, खास करके जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है, उनको थोड़ा बहुत हिंदी को समझने में दिक्कत होती है, तो उनके साथ किसी भी तरह का इशू न रहे, ताकि वो बच्चे भी चीजों को समझ पाए। वैसे हालांकि जो संविधान में जो लैंग्वेज लिखी है, जो इसमें जो लैंग्वेज लिखी है, वो तो मैं केवल आपके सामने पढ़ता हूं। हम लोग जो व्याख्या करते हैं वो बेसिकली मैं आसान लैंग्वेज में व्याख्या करता हूं, आसान भाषा में, ताकि सब लोग उसको समझ जाएं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164, और आर्टिकल 164 कहता है मंत्रियों के बारे में और क्या क्या प्रोविजन है, मंत्रियों के बारे में और क्या प्रोविजन, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स के बारे में और दूसरे क्या क्या प्रावधान है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं 164 में। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? जो सीएम बनता है, सीएम की नियुक्ति कौन करता है? थोड़ा बताइए आप लोग सोच करके, मैं एक बार आपका नॉलेज चेक करूं कितने लोग जो है जानकारी रखते हैं। सीएम जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? सोच के बताइए आप। इतने जल्दी तो आपके जवाब आ जाने चाहिए, इंटरनेट अब तो धड़ाधड़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल। पहला आंसर आया है कौशल राजपूत।
कौशल राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी, बिल्कुल सही आंसर। नर्मदा इंटरप्राइजेज शाहाबाद का आंसर, राज्यपाल, बिल्कुल सही। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, विधायक दल का नेता, अब हम लोग जो चर्चा है ना, उस चर्चा को संविधान से थोड़ा बाहर निकाल के व्यवहारिक स्तर पर लेके आते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है, विधायक नहीं करते। विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो विधायक और एमएलए होते हैं वो अपनी पार्टी का नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए, मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूं। आमतौर पर व्यवस्था यह होती है कि जो व्यक्ति विधायक दल का नेता है, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं, 2017 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था वो, या 2017 का यूपी का इलेक्शन ले लेते हैं। उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली 403 में से, तो उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल में उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी का, यानी अपने दल के नेता का चुनाव कर लिया और राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पे थोड़ा सा सोचिए। जैसे एक तो स्थिति यह है कि बहुमत मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बहुमत ना मिले, अगर किसी व्यक्ति को बहुमत ना मिले, जैसे मान लीजिए 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, जैसे यूपी में 403 में से 202 लोग चाहिए, 202 एमएलए एक पार्टी को, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, सबके 150-150 पौने 200 एमएलए रह जाए या जो भी है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी दल को बहुमत ना मिले, किसी भी पार्टी को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि आप लोग संविधान के अलावा जो व्यवहारिक बातें हैं, जो इस तरह की कठिन परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की सिचुएशन आप कभी कभी टीवी में देखते होंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि तब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल को, तब क्या होगा? तब कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सोचिए। थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कविता नहीं मिली है किसी की, मुझे किसी की कविता मुझे इस सेशन के लिए नहीं मिली है। और मैं आपको एक दूसरा नंबर दे रहा हूं, उस नंबर को आप लोग, उस नंबर पे आप चाहें, अगर किसी के पास कविता उसकी बची हुई है या किसी के पास है, तो मुझे 9013853930 9013853930। अगर किसी को अपनी कविता भेजनी है तो आप अपनी कविता भेज सकते हैं और उस कविता को हम लोग इस सेशन के अंत में, बाद में इस कविता को पढ़ेंगे। हाँ, देखिए अभी तक जो है स्थिति नहीं क्लियर है। बहुत लोगों को डाउट है। जो लोग पॉलिटिक्स में, शिवशंकर राजपूत, जो लोग पॉलिटिक्स में, उनको आइडिया लग गया कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल की कौन कौन सी, जो हमने 163 में चर्चा की थी, आर्टिकल 163 में। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में जो हमने चर्चा की थी, उसमें राज्यपाल की एक शक्ति के बारे में कहा था कि उनके पास विवेक की शक्ति होती है और विवेक की शक्ति मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। और ऐसी परिस्थिति में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपनी विवेक का प्रयोग करेगा और विवेक का प्रयोग करने के बाद उसके सामने कई विकल्प खुल जाते हैं। राज्यपाल को लगता है कि यह पार्टी बहुमत सिद्ध कर सकती है, राज्यपाल को अगर लगता है कि यह पार्टी बहुमत सिद्ध कर सकती है, तो राज्यपाल उस पार्टी के व्यक्ति को, जिसको बहुमत ना भी मिला हो, तो भी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राज्यपाल की असली जो पावर देखी जाती है, विवेकाधीन शक्ति, वो यहीं पर है कि जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो ऐसे में राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है और उसको ये समय दे देगा कि तुम 20 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में बहुमत सिद्ध करो। 10 दिन में, 20, जो भी समय है वो समय दे देगा। तो एक जो सबसे बड़ी जो पावर है विवेक, उसके पास, राज्यपाल के पास, आमतौर पर परंपरा यह है
कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े दल के नेता को ऐसा करने का राज्यपाल कहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। राज्यपाल को अगर लगता है कि तीन पार्टियां हैं, तीन पार्टियों में नीचे वाली जो दो पार्टियां हैं वो मिल गई, उनने कहा कि भैया हम बना लेंगे, तो उनको मौका दे सकता है। और एक और मैं चीज आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति, ना तो वो विधानसभा का सदस्य है, ना वो लोकसभा का सदस्य है, ना वो विधान परिषद का सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है, वो व्यक्ति भारत सरकार में या किसी भी राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मिनिस्टर बन सकता है। उसके लिए शर्त केवल ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य चुन के आना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी है और वो पार्टी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, जो चुनाव ही नहीं जीता, तो ऐसे में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो एक जो चीज है ना संविधान की, मैं आपको थोड़ी सी अंदर की जानकारी दे रहा हूं कि क्या क्या उसमें प्रावधान होते हैं। कोई व्यक्ति बिना इलेक्शन लड़े, बिना विधायक, बिना मंत्री परिषद का सदस्य बने भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब उसको जरूरी नहीं है कि आप एमएलए हो तो ही आपको, किसी भी आदमी को, केवल वो लाभ के पद पर न हो, सरकारी नौकरी वाला नहीं हो, उसको उठा करके सीएम के पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बस उसमें शर्त ये रहेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जीत के आना है, किसी न किसी हाउस का, चाहे विधान परिषद का या चाहे विधानसभा का। क्लियर? तो ये जो चर्चा हमने की है वो हमने चर्चा की है कि राज्य जो मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। हाँ देखो, जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा बहुमत दल का नेता नहीं हो सकता वो बड़ी, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो सबसे कम सीटें जिसको आई उस पार्टी के हैं, जिसको कम सीटें आई। तो वो कैसे, क्योंकि काफी कोशिश की गई सरकार बनाने की, जब नहीं बनी तो बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग पीछे वाले मिल गए, उन्होंने बोला हमारे पास बहुमत है, हमें बना दो, तो उसको बना दिया। तो जो सबसे बड़े बहुमत दल की पार्टी थी वो रह गई। तो कई सारी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थितियां आपको आती हैं। तो हम लोगों को संविधान में जो लिखा गया है उसके अलावा ये सब भी हमें पढ़ना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से अगर कुछ सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है। आज तो मुझे लगता है काफी लोग सेशन में हैं, करीब 228-29 लोग हैं, और जो मैंने आपको नंबर शेयर किया उस नंबर पर अगर आप चाहें तो आप अपनी कविताएं भी मुझे भेज सकते हैं। अगर नहीं जीता तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। चंद्रा माहौर ने कहा है कि अगर वो नहीं जीता चुनाव 6 महीने के अंदर तो उसको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, उसे अपने पद से हटना होगा मुख्यमंत्री को। क्लियर? चलिए तो आगे अब हम लोग करते हैं 164 में अगला प्रावधान कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो कोई भी मंत्री अगर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो उसका अर्थ यह है कि वो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर के अपने पद से हट सकता है। किसी का प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि जिसने आपको अपॉइंट किया है उसको आप त्यागपत्र दे सकते हो, या आपसे कहा जा सकता है कि आप उनको त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ दो। क्लियर? उसके बाद जो जनजातीय राज्य हैं, जहां पर आदिवासी आबादी है, जहां जनजातीय आबादी है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए भी एक मंत्री अनिवार्य रूप से होगा। जो 4 राज्य हैं संविधान में लिखे गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन चारों राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक, आप कितने भी मंत्री कैसे भी बना लीजिए, लेकिन एक मंत्री उसमें जरूर होगा। ठीक? सतीश सिंगरौल जी, थैंक यू। उसके बाद 164 आर्टिकल में आगे प्रावधान है कि राज्य के मंत्री परिषद में कुल मंत्री को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आप याद रखना कितने मंत्री बन सकते हैं। पहले आपने देखा था बीच में क्या हुआ था कि बीच में बहुमत की सरकारें नहीं बननी थी। बीच में एक ऐसा दौर आया था जहां पर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, तो वहां पर कई सारी जो छोटे छोटे व्यक्ति निर्दलीय थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको बना से मिल करके सरकार बनाते थे। तो वो भाग नहीं जाए इसलिए सबको मंत्री बना देते थे, कितने भी मंत्री बना लो। तो बाद में एक प्रावधान किया गया और उस प्रावधान में यह व्यवस्था की गई कि जो मंत्री हैं
कुल जो मंत्री हैं, जैसे मान लीजिए 400 अगर यूपी में विधायक हैं तो 400 विधायक का 15% हो गया 60, 400 विधायक का 15% हो गया 60। तो 60 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो मंत्रियों की जो सदस्य संख्या है वो फिक्स कर दिया संविधान में कि 15% लोग ही केवल मिनिस्टर बन सकते हैं। संविधान का संशोधन 91 में ये अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो भी दूसरी पार्टी को छोड़ के भागता वो कहता मुझे मंत्री बना दो, मैं तुम्हें समर्थन कर दूंगा। तो इस पर भी रोक है, और दल बदल भी हम पढ़ेंगे कि दल बदल के माध्यम से उसकी सदस्यता भी चली जा सकती है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कवि अखिलेश अंबुज, नमस्कार जी। उसके बाद लेकिन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्रियों को शामिल करते हुए 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। किसी भी राज्य में मुख्य जैसे कम से कम संख्या तो 15% होगी, लेकिन किसी भी सूरत में 12 से कम नहीं होंगे, यानी 12 मिनिस्टर हमेशा होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए गोवा है, छोटी विधानसभा है, या मान लीजिए दिल्ली है, छोटी विधानसभा है, लेकिन इसका मतलब, और नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, छोटी छोटी विधानसभाएं 60 की, 50 लोगों की, 70 लोगों की, तो वहां ऐसा नहीं कर सकते कि 12 से कम बना दें, जबकि वो 15% से कम आएगा। क्लियर। उसके बाद 2003 वाला है, उसके बाद अगला एक प्रावधान है 164 में, वो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो किसी भी राज्य की क्योंकि हम लोग मंत्रिपरिषद की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो उत्तरदायी होगी राज्य की विधानसभा के प्रति। अगर मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आया कि इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब यह है कि विधानसभा में अगर बहुमत है, अगर विधानसभा में बहुमत है तो ही मंत्रिपरिषद है। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर विधानसभा है तो मंत्रिपरिषद रहेगी, विधानसभा नहीं है तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। क्लियर। आगे जो प्रावधान है, कोई भी मंत्री जो है वो शपथ लेगा राज्यपाल के सम्मुख, जैसे कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं केंद्र में सरकार में मंत्रियों को, उसी प्रकार जो राज्य में मंत्री होते हैं इनको शपथ देनी होती है राज्यपाल के सामने। क्लियर। अगला जो प्रावधान मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई आदमी मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य बन के आना होगा। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो फिर उसका मंत्रिपरिषद से उसको हटा दिया जाएगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने कहा कि जो उनके वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। वो सिंपल सा प्रावधान है, कोई बहुत बड़ी समस्या उसके बारे में नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मंत्रिपरिषद के बारे में हमने चर्चा की। और सिंपल सा आप ये समझिए कि मंत्रिपरिषद का मतलब यह है कि राज्य का राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन जहां पर विधायकों की संख्या मान लीजिए 60-70 है, वहां पर कम से कम 12 लोग मुख्यमंत्री को लगा करके मंत्री होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद मंत्री जो है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसको चुनाव जीत के आना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके मंत्रिपरिषद से उसको हटा दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान है मंत्री परिषद के बारे में। तो कुल मिलाकर के मंत्रिपरिषद और जो मुख्यमंत्री है वो एक प्रकार से छोटा भाई है किसका? प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद का। जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद एक बड़ा प्रावधान है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है वो राज्य स्तर पर उसी तरह का सेटअप है। कोई बात नहीं। तो चलिए, अब ये तो हो गया मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के प्रावधान राज्यपाल के बाद। और जैसा कहा, ये सारे लोग क्या काम करेंगे? ये बेसिकली सारे लोग सहायता करेंगे राज्यपाल की।
ये एक तरीके से राज्यपाल की सहायता करने वाले अधिकारी हैं ये लोग, चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रीगण। हालांकि जो शक्तियां हैं व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद है उसके पास है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। प्रधानमंत्री क्योंकि प्रधान है तो उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा हैं अगर हम मुख्यमंत्री से तुलना करें तो। और उसकी बड़ी वजह यही है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र की राज्य की सरकारें अलग होती हैं, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो आप लोग 1 मिनट वेट करिए, कुछ अर्जेंट है, अभी मैं आता हूं। हाँ कौन? सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। सो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं संघ में वो भारत के प्रधान संघ में है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो बहुत पावरफुल होती है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है एज कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर। हालांकि मुख्यमंत्री को भी, अच्छा जिनको कविता भेजने के लिए आप मेरा एक नंबर है उस पर डाल दीजिए तो मैं आपकी कविताएं पढ़ दूंगा। वो है आपका 901385 9013853930 9013853930। अगर किसी को कविता भेजनी है तो आप कविता भेज दीजिए, इस सेशन के अंत में हम वो कविता पढ़ेंगे। आगे हम लोग आते हैं राज्य का महाअधिवक्ता। संविधान का अनुच्छेद 165 भंवर सिंह नरवरिया जी ने कहा कि कोई व्यक्ति राज्य का हाँ मुख्यमंत्री का वेतन तो उसको मिलेगा, विधायक का वेतन उसको नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का वेतन उसको मिलेगा। सीएम का एक वेतन होता है 9013853930 है। पद्मेश जी थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 3930 कर लीजिए इसको प्लीज, 9013853930 ये नंबर है। उस नंबर पे आप लोग अपनी कविताएं भेज दीजिए तो वो कविताएं इस सेशन के अंत में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब कि आप सभी लोगों ने पहले जब हम लोग संसद और उसकी चर्चा कर रहे थे संघ के संविधान की, शिव मोहन सिंह लोधी जी ने बिल्कुल सही नंबर जो है डाल दिया है इस कमेंट में, और आप लोग इस नंबर पे चाहें तो मुझे अपनी कविताएं भेज सकते हैं। 2 कविताएं आज के सेशन में हम लोग लेंगे, 2 कविताओं के बारे में हम लोग आज वाचन करेंगे। भारत सरकार का सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में हमने संविधान के अनुच्छेद 76 में एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, आप सब लोगों को याद आ गया होगा। और वो अधिकारी है, उसका काम क्या है? भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। क्लियर? अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो उसी तरह का एक अधिकारी राज्यों में भी होता है, उसी तरह का एक अधिकारी राज्यों में होता है जिसको बोलते हैं महाअधिवक्ता। राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य का महाअधिवक्ता, जिसके लिए बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट। वहां पर क्या था? अटॉर्नी जनरल, यहां पर होता है एडवोकेट जनरल। याद रखिए, वहां पर वो महान्यायवादी था भारत का, पूरे देश का, और यहां पर किसी भी राज्य के लिए उसकी पोस्ट का नाम है महाअधिवक्ता। आप में से कई सारे लोग वकील होंगे, तो वकील लोग अपने नाम के लिए लिखते हैं अधिवक्ता,
और अधिवक्ता से बड़ा, सारे अधिवक्ताओं का अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या है? सुनवाई करते हैं कोर्ट में। और जो महाधिवक्ता है वो सुनवाई करता है राज्य सरकार की ओर से। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को किसी कोर्ट में अपना पक्ष रखना है तो उसका पक्ष रखेगा उत्तर प्रदेश सरकार का महाअधिवक्ता। तो ये क्या है? ये संवैधानिक पद है। जो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ये संवैधानिक पद है। जैसे महान्यायवादी और यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संविधान में प्रावधान है, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता का पद भी संविधान में दिया हुआ है प्रत्येक राज्य के लिए। और कहां पर है ये? संविधान के अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 में एक पोस्ट है जिसका नाम है प्रत्येक राज्य का महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अब क्या प्रावधान है इसके बारे में पहले थोड़ा सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे इसकी व्याख्या करेंगे। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो देखिए, हमने जब संघ की चर्चा की थी तो संघ में हमने महान्यायवादी को जब पढ़ा था, लगभग प्रावधान वैसे ही है जैसे कि संघ में थे। तो संघ में क्या था कि भारत सरकार में एक महान्यायवादी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और यहां पर क्या है? जो अधिवक्ता है, राज्य का जो अधिवक्ता है, महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, उसके बारे में क्या प्रावधान है कि इसको राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो किसी राज्य के हाई कोर्ट की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का जज बनने की। तो क्लियर हो गया। तो अटॉर्नी जनरल बड़ा भाई, एडवोकेट जनरल छोटा भाई, महान्यायवादी बड़ा भाई, महाअधिवक्ता छोटा भाई। क्लियर? बहुत सिंपल से प्रावधान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, और राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाअधिवक्ता चुनेगा, नियुक्त करेगा जो राज्य के किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। क्लियर? सिंपल प्रोविजन है। उसके बाद अगला जो इसके बारे में प्रावधान है महाधिवक्ता। हम लोग महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, और देखिए महाधिवक्ता मंत्रियों के तुरंत बाद आ रहा है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कभी आता है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद क्या है भारत सरकार में, तो वो अटॉर्नी जनरल है, नो डाउट। अगर कभी आपके सामने ये आता है कि भारत सरकार में मंत्रियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पोस्ट क्या है वहां पर, तो वो है उस रैंक पर न्यायवादी। और राज्य में अगर आप देखेंगे तो मंत्रियों के तुरंत बाद क्या आ जाता है? महाधिवक्ता। तो तुरंत मंत्री परिषद के बाद ही इसका प्रोविजन है। क्लियर? उसके बाद महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, या उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो महाअधिवक्ता है उसका काम है कि राज्य को विधिक सलाह देना, और राज्यपाल कोई भी ऐसे कार्य उसको सौंपता है जो राज्य की विधि व्यवस्था के संचालन के लिए, राज्य सरकार का विधिक पक्ष रखने के लिए, तो उनमें वह कार्य करेगा कौन? राज्य का महाअधिवक्ता। आप लोग अगर चाहे तो अपना थोड़ा सा ब्रेन जो है शार्प करने के लिए आपके पास फोन है, आप गूगल पे सर्च करके देखिए अपने अपने राज्य के जो महाधिवक्ता हैं आज की डेट में, उनके नाम जो है आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं कि साहब हमारे राज्य में ये व्यक्ति महाधिवक्ता है, हमारे राज्य में ये व्यक्ति महाधिवक्ता है। ये भी आप कर सकते हैं। इससे क्या है, हम अपडेट रहते हैं। उसके बाद जो राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पद ग्रहण करेगा जब तक राज्यपाल का प्रसाद, मतलब वो चाहे तो राज्यपाल को उसको हटा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी व्यवस्था है वो भारत राज्य के किसी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में संविधान में दी गई है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने कितने आर्टिकल किए हैं? आर्टिकल 163, 64, 65 तक हमने चर्चा की है। काफी ज्यादा प्रोविजंस थे इन आर्टिकल्स में, और इन आर्टिकल्स में क्योंकि डिटेल में मंत्रिपरिषद हमने कवर किया,
मंत्रिपरिषद हम लोगों ने कवर किया। आगे हम देखते हैं सरकारी कार्यों का संचालन। अच्छा, नीरज जी को सेशन नहीं मिल पा रहा है, नीरज जी को सेशन नहीं मिल पा रहा। कोई नहीं, जिन लोगों की देखिए ड्यूटी है, जिन लोगों की आवश्यक ड्यूटी लगी होती है, डॉक्टर्स हैं, बैंक के एम्प्लॉइज हैं, पुलिस और सिक्योरिटी के जो फोर्सेस के लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने कार्यों को महत्ता दें। ये सेशन वो बाद में भी सुन सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद हम लेंगे आप लोगों के। चलिए आगे आते हैं, सरकारी कार्यों का संचालन। सरकार के कार्यों का संचालन किस तरीके से होता है? तो उसमें है आपका कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। सरकार के कार्य किस तरीके से होते हैं, तो उसके संबंध में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 166 और 167। संविधान का अनुच्छेद 166 और 167, आर्टिकल 166 और 167। तो इन 2 संविधान के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकार के जो कार्य हैं राज्य में वो किस तरीके से चलते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 166 ये कहता है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, मैंने खाली जगह छोड़ दी है, के नाम से की जाएगी। आप लोग थोड़ा सोचिए, मैंने एक संविधान में एक अनुच्छेद पढ़ा कि किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, खाली जगह, के नाम से की जाएगी। तो खाली जगह में क्या आएगा? यानी किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका कार्यवाही है वो किसके नाम से होगी? किसी भी राज्यपाल। डॉक्टर नारायण पटेल ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की, राज्य की जो सरकारी कार्यवाही है, यानी कार्यपालिका की जो भी कार्यवाही होगी वो राज्यपाल के नाम से होगी। राज्य की कार्यपालिका की जो कार्यवाही है, समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होगी। और भारत सरकार की कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगी। तो जिस प्रकार से भारत के संविधान में जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। देखिए अब मजा आ रहा है ना आपको, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम तुलना करके पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अगर हमने पढ़ लिया था ठीक से तो राज्यपाल समझ में आ गया। अगर हमने संघ की संसद और मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया तो राज्य की समझ में आ गई, प्रधानमंत्री को पढ़ लिया तो मुख्यमंत्री समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमेशा पढ़ने के क्रम में हम लोगों को कंपैरिजन करते रहना चाहिए, तुलना करते रहनी चाहिए। और ये तुलनाएं हम लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से सिखाती हैं, क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। क्लियर? आगे उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अभिप्रमाणित किया जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन मैं इसको व्याख्या आपको कर दूंगा, आप केवल सुन लीजिए। राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किए गए निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल के जो भी कार्य होंगे, जो भी आदेश होंगे, वो सब राज्यपाल उनको प्रमाणित करेंगे और इसको किसी तरीके से कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा। एक सिंपल सा प्रावधान है। मैंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आपको स्पष्ट बता रखी है कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। अभी हम जो राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो राज्य की बेसिकली कार्यपालिका है। राज्यपाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका का हेड है। और उस कार्यपालिका में क्या क्या काम होते हैं, उनके नियम कैसे बनते हैं, वो चर्चा सारी हम लोग कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है राज्य की, वो भी कार्यपालिका का हिस्सा है। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और जो अधिकारी होते हैं, इनको मिलाकर के हम कार्यपालिका बोलते हैं, जो सारे कार्यों का, नीतियों का, योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इनके नाम से ये सारे क्रियान्वयन होते हैं। कुल आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसमें एक प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के
आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो मिनिस्टर्स लोग जो राज्य के मंत्री है वो कैसे कार्य करेंगे इसके संबंध में राज्यपाल के माध्यम से नियम बनाए जाएंगे। सिंपल सा प्रोविजन है, बहुत व्याख्या करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे जो अगला अनुच्छेद है वो अगला आर्टिकल है राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो जब हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को दे, यह प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है। उसी तरीके से राज्यपाल के संबंध में भी यह प्रावधान है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है और जो उसकी मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ने अगर कोई निर्णय लिए हैं तो ऐसे निर्णय से मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराएगा। क्लियर? आते हैं आर्टिकल 167 में लिखा क्या है, एक बार सुनिए फिर आपको स्पष्ट होगा क्या है। आर्टिकल 167, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? पॉइंट ए, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। यानी कि राज्य के प्रशासन के संबंध में और विधान यानी कानूनों के संबंध में मंत्री परिषद ने अगर कुछ भी ऐसा निर्णय लिया है तो ये सारी सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे। संविधान का अनुच्छेद 167 1 या 167 का। उसके बाद अगला है 167 में, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो दे। यानी पहला तो यह कि अगर मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया तो वो जानकारी राज्यपाल को मुख्यमंत्री खुद दे। दूसरा में कहता है कि राज्यपाल जो मांगे वो भी देनी पड़ेगी। यानी राज्यपाल ने कह दिया कि तुमने जो परसों बैठक की थी, परसों बैठक में मुख्यमंत्री महोदय आपने और आपकी मंत्रियों ने क्या निर्णय लिया है इसकी जानकारी हमको दो, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी संविधान के अनुच्छेद 167 बी के अनुसार। और क्या है आगे जो अंतिम प्रावधान है कि किसी विषय को, जिस विषय पर किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया है, कोई विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, गन्ना विकास का मंत्री है या सिंचाई विभाग का मिनिस्टर है, उसने कोई निर्णय ले लिया, कोई विनिश्चय कर लिया कि साहब मुझे ये लेके आना है, ये काम करना है, तो राज्यपाल को उसने सूचना देके बता दिया कि साहब हम ये करने वाले हैं, तो राज्यपाल उस मंत्री को ये बोल सकते हैं कि तुम जो ये करने वाले हो या तुमने जो ये निर्णय लिया है इस निर्णय को मंत्री परिषद के सामने रखो। तो बड़े सिंपल से प्रावधान है आर्टिकल 167 में। पहले तो मुख्यमंत्री जाकर के उनको सूचना दे राज्यपाल को कि भाई हमने ये फैसला किया है। दूसरा, राज्यपाल कह सकता है कि तुमने जो निर्णय लिया है बैठक में या कुछ भी वो हमको जरा भेजो। और तीसरा, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल कह सकते हैं कि मंत्री महोदय आपने जो निर्णय लिया है वो मंत्री परिषद के सम्मुख रखो, जो मंत्री परिषद है उसके सम्मुख रखो। तो मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा कि क्या क्या प्रावधान है कार्यों के बारे में, किस तरीके से सरकारी कार्यों का संचालन होगा। तो ये जो चर्चा है वो चर्चा हम लोगों ने की है अब तक कार्यपालिका के विषय में, यानी राज्य की कार्यपालिका और कार्यपालिका के कार्य किस तरीके से होंगे। आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे मुझे लगता है राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल के जो सदन होते हैं, विधानसभाएं, विधान परिषद कैसे गठित होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, फिर वो अगला टॉपिक आ जाएगा। तो आज हम लोग केवल यहीं तक अपने आप को रखेंगे कि मंत्री परिषद और जो कार्यपालिका है उसके कार्य क्या क्या है। विधानमंडल और विधायिका की चर्चा हम लोग कल के सेशन में करेंगे कि विधायिका का निर्माण और गठन किस तरीके से होता है। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों से पूछना चाह रहा था, आप सभी लोगों से, कि खास करके हम लोगों ने जो समय तय किया था इस चर्चा के लिए वो 8:15 बजे का था। ठीक है, 8:15 बजे का 8:15 बजे का सेशन हम लोगों ने इसलिए रखा था कि ताकि तब तो लॉकडाउन चल रहा था, अभी कई सारे लोगों के ऑफिस खुलते हैं, कई सारे लोग ड्यूटी भी जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूं। तो मैं आप लोगों से चाह रहा था कि इस समय को अगर हम थोड़ा सा पहले कर लें, जैसे 8:15 बजे हम चर्चा करते हैं, अगर हम 8:15 के बजाय इस चर्चा को थोड़ा पहले आरंभ कर दें तो मुझे बताइए कि ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हैं। अगर ज्यादातर लोग इस बात से कंफर्टेबल हैं कि ये चर्चा 8:15 के बजाय हम थोड़ा और पहले आरंभ कर लें
ताकि 9:15 तक हम इसको खत्म करके सभी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो काम है वो कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो आप सब लोग RBS लोधी राजपूत का सुझाव है 7 बजे। 7 बजे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कई भाई लोग ऐसे हैं जो 7 बजे नहीं जगते हैं, तो मुझे लगता है कि 7:30 बजे अगर हम लोग इसको रख लें, 7:30 बजे मॉर्निंग में, 7:30 से लेकर के 9 तक 1.5 घंटे की परिचर्चा संविधान पर, तो वो पर्याप्त रहेगी। BS राजपूत साहब ने जो है हम लोगों को 8:15 बजे के टाइम पर सजेस्ट किया था, क्योंकि ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं और हम लोगों को रेगुलर ऑफिस के काम करने होते हैं। सुबह 9:30 बजे हमें निकलना होता है। मैं आप सब लोगों से यही चाहूंगा कि अगर हम इसको 7:30 कर लें, एक बार BS राजपूत साहब और जो लोग थोड़ा लेट हैं वो अगर अपने सुझाव दे दे। 7:30 ठीक है, 7 बजे क्या है, थोड़ा ज्यादा जल्दी है। अगर हम लोग 7:30 बजे आरंभ करें तो 7:30 से लेकर के 9 बजे तक का हमको पर्याप्त समय मिल जाएगा, और उस 1.5 घंटे में हम लोग काफी चर्चाएं कर सकते हैं। हालांकि पहले ही हमारा जो सेशन आरंभ हुआ था वो 9 बजे आरंभ हुआ था, और 9 बजे से करते करते हम लोग 8:15 पे आ गए थे। तो वो अभी ऑफिस कार्यों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, और मुझे लगता है 7:30 पर मैक्सिमम लोग एग्री हैं। 7:30 से 9 पर अधिकांश लोग एग्री हैं, तो 7:30 बजे। अच्छा, किसी का किसी वजह से अगर छूट जाता है, कुछ लोग इस सेशन में अगर नहीं शामिल हो पाते हैं, तो वो लोग बाद में उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम इसको डिलीट नहीं करते, ये पड़ा रहता है पेज पर। आप जाकर के उस पेज पर पहुंच सकते हैं। 7:30 आई थिंक इज अ कंफर्टेबल टाइम टू एवरीवन। सो हम लोग कल से परिचर्चा 7:30 पे आरंभ करेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है 7:30 ठीक है। चलिए, 7:30 पे हम लोग कल से चर्चा आरंभ करेंगे, और थोड़ा सा आप लोग भी प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे फिर ऑफिस के लिए जल्दी करना पड़ता है जब चर्चा 9:30 बजे खत्म होती है। हालांकि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन है, सब कुछ रोड खाली है, तो ऑफिस में 15-20 मिनट में पहुंच जाता हूं, दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा 9:15 बजे तक अगर कंक्लूड कर दें 7:30 से लेकर के, तो ज्यादा बेहतर होगा सब लोगों के लिए। ठीक है, आई थिंक कल से 7:30 फाइनल। तो आप सब लोग कल सुबह मैं इसकी फेसबुक का जो पेज है उस पेज पर भी मैं इसको डाल दूंगा 7:30। तो अब दोनों समय हमारे 7:30 के हो गए, मॉर्निंग 7:30, इवनिंग 7:30। अब मतलब बिल्कुल शाम की परिचर्चा 7:30 बजे और सुबह की चर्चा हमारी 7:30 बजे। तो शाम को 7:30 बजे इतिहास और सुबह 7:30 बजे संविधान, और उसमें हम लोग दोनों समय पर। कुछ लोगों को शाम के सेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है नेट की वजह से। सूर्य प्रताप सिंह ने एक सवाल पूछा है, मैं बता देता हूं कि सचेतक का क्या कार्य होता है। उसको बोलते हैं व्हिप, इंग्लिश में व्हिप होता है। उसके लिए सचेतक का कोई बहुत कार्य नहीं होता। बहुत सारे लोग सचेतक बनते रहते हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। उनका काम ये होता है कि अगर कोई विधेयक आने वाला है विधानसभा में या लोकसभा में, तो वो सचेतक जो लोग होते हैं विधायकों में से किसी किसी को बनाते रहते हैं, 15-15 लोगों को, 20-20 लोगों को। उनकी जिम्मेदारी केवल ये होती है कि अगर कोई बिल पे चर्चा हो रही है तो उसमें मैक्सिमम विधायक उपस्थित हों। तो सचेतक लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया तुम लोगों से कोऑर्डिनेट करके सारे विधायकों को बुलाओ कि इस बिल पर उपस्थित रहना है। बाकी कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं होता सचेतक का काम। सिंपल केवल विधायकों को कोऑर्डिनेट करके किसी समय बिल पर अगर वोटिंग करनी हो या किसी मुद्दे पर चर्चा में उनको सदन में बैठना है, तो उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं सचेतक लोग। क्लियर? महाधिवक्ता की नियुक्ति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेगा या नहीं? डॉक्टर नारायण पटेल का सवाल है। डॉक्टर नारायण पटेल, मैं कमेंट में आपको डिटेल आंसर लिखता हूं इसका। अच्छा, रोहित के साथ दिक्कत है कि शुरू के 30 मिनट का बाद में देखेंगे। चलिए कोई नहीं, तो कविता आप लोगों ने भेजी होगी। आज की चर्चा केवल हम लोग यहीं तक रखेंगे, कार्यपालिका तक। कल से विधायिका की चर्चा करेंगे कि राज्यों के विधानमंडल क्या होते हैं। मुझे लगता है, मैं चेक करता हूं फोन में कि आप लोगों की कविताएं प्राप्त हुई हैं या नहीं हुई हैं। हम लोगों को कृष्ण गोपाल लोधी की एक कविता मिली है कोरोना के ऊपर। कोरोना जो महामारी है, इस कोरोना महामारी पर कृष्ण गोपाल लोधी ने एक कविता भेजी है, और एक कविता हरिमोहन राजपूत जी ने हमको भेजी है। वेरी गुड।
और किसान का दर्द, ये कविता भेजी है हमारे बीच में लाला भैया सिंह ने। और उसके अलावा ये 3 कविताएं हम लोगों को, अच्छा एक कविता हमको नेहा बिटिया ने भेजी है औरैया से, तो और भी कविता हमको मिली हैं, कई सारी पोएम्स हमको मिली हैं। और आज हम लोग वीटो पावर इत्यादि की चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा दूसरा क्या है कि लक्ष्य की एक वेबसाइट है, इंजीनियर दिनेश कुमार राजपूत जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने लक्ष्य की एक वेबसाइट डेवलप की है जो हमारे टेक्निकल टीम के इंजीनियर्स लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के। तो उस वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप जो है आईएएस से लेकर के तमाम सारे सेमिनार्स, तमाम सारे एजुकेशनल चीजें उस पर पड़ी हुई हैं। ये लिंक जो है इंजीनियर दिनेश राजपूत जी आपको शेयर कर देंगे। आप उस लिंक पर जाकर के बहुत सारी लक्ष्य के संबंध में, नॉलेज के संबंध में बहुत सारी चीजें, वीडियोज आपको मिलेंगे, सेमिनार्स, वीडियोज, लाइव सेशन वहां पे उपलब्ध है। और वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारी वहां पे है, और हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं वो सारी ऑथेंटिक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कविताएं। थोड़ा सा आज संडे है, रिलैक्स रहिए आप लोग। आज हम लोग कविताएं करते हैं सब लोगों की, और एक एक करके हम लोग कविताएं पढ़ेंगे। एक छोटी सी बच्ची है 7th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ती है नेहा, औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक दिव्यापुर कस्बा है यूपी में, वहां से है। उस नेहा राजपूत ने हमको एक कविता भेजी है छोटी सी। तो सबसे पहले हम लोग नेहा राजपूत की कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हरिमोहन राजपूत की कविता पढ़ेंगे, और आप लोग कविताओं का आज थोड़ा आनंद लीजिए। क्लियर? चलिए, तो नेहा बिटिया की कविता क्या है? आओ मिलकर शान बढ़ाएं, आओ मिलकर शान बढ़ाएं अपने देश और समाज की। आओ मिलकर शान बढ़ाएं अपने देश और समाज की, पढ़ लिख कर नाम कमाएं, चर्चा हो पूरे हिंदुस्तान की। आओ मिलकर शान बढ़ाएं अपने देश और समाज की, पढ़ लिख कर नाम कमाएं, चर्चा हो पूरे हिंदुस्तान की। ओ मेरे देश के बच्चे, दिल के हो तुम अच्छे, बुरी आदतों से तुम बचना, तुम्हें करनी है जीवन की रचना। आओ मिलकर शान बढ़ाएं अपने देश और समाज की, पढ़ लिख कर नाम कमाएं, चर्चा हो पूरे हिंदुस्तान की। आपस में हम बैर न रखें, बुद्धजनों का आदर समझें, बेटा बेटी एक समान, पढ़ लिख कर सब बने महान। बेटा बेटी एक समान, पढ़ लिख कर सब बने महान, मर्यादाओं को हम न लांघे, ऊंच नीच का भेद न जाने। हम हैं भारत माँ के बेटे, अपने दिल में ख्वाब समेटे। आओ मिलकर शान बढ़ाएं अपने देश और समाज की, पढ़ लिख कर नाम कमाएं, चर्चा हो पूरे हिंदुस्तान की। ये छोटी सी बच्ची है नेहा राजपूत, उसने ये कविता लिखी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा को। छोटी सी बच्ची इतनी सुंदर कविता हमारे बीच में भेजी है। और उसके बाद आगे हम लोग, जैसा कि अभी एक जो कोरोना महामारी है, कोरोना संकट है, इस कोरोना संकट पर दुनिया इससे परेशान है, और इसी में हमारे लक्ष्य पन्ना मध्य प्रदेश के स्वयंसेवक और वहां पर पूरे लक्ष्य जिले का कार्य देखते हैं, युवा हैं, बिल्कुल विद्यार्थी हैं, लोधी लाला भैया सिंह, उन्होंने एक कविता भेजी है। बहुत अच्छी कविता है कोरोना के ऊपर। और अगली कविता हम लोग वही कोरोना के रूप में, कोरोना की जो कविता है वो आपके बीच में रखते हैं, और आप बहुत ध्यान से उस कविता को सुनिए कि किस प्रकार से शब्दों में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है लोधी लाला भैया सिंह, और एक मैसेज देने का प्रयास किया है इस कोरोना संकट का। क्या संकट है सुनिए। कोरोना ने हमें सबक सिखाया है, कोरोना ने हमें सबक सिखाया है, दुनिया बनाना एक दूसरे से। कोरोना ने हमें सबक सिखाया है, दूरियां बनाना एक दूसरे से। दिल में न दूरियां बना लेना, दूरियां बनाना एक दूसरे से, लेकिन दिल में न दूरियां बना लेना। फोन पर बात करना और हमारा हालचाल जान लेना, फोन पर बात करना
और हमारा हाल चाल जान लेना, प्रभु से दुआ करना, प्रभु से दुआ करना, सब मिलके प्रभु को मना लेना, साहस, धीरज व सकारात्मक सोच रखना, एकजुट होकर लड़ना और कोरोना को दबोच लेना। इससे आसान और सस्ती क्या रणनीति होगी, इससे आसान और सस्ती क्या रणनीति होगी। न अस्त्र, न शस्त्र, न एक बंदूक की गोली चलेगी। घर में रहना मेरे देशवासियों और कोरोना को हरा लेना। कृष्ण गोपाल लोधी। अच्छा, यह कृष्ण गोपाल लोधी की कविता है, नगला खंगार ढोलना से। यह कृष्ण गोपाल लोधी ने कोरोना के लिए कविता लिखी है कि किस तरीके से घरों में रह के सुरक्षित रहें। और कृष्ण गोपाल लोधी इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, भारतीय वायुसेना में। उन्होंने ये कविता भेजी है, बहुत सकारात्मक संदेश दिया है कृष्ण गोपाल लोधी ने भारतीय वायुसेना की तरफ से हम सब लोगों को, सभी लोगों को कोरोना संकट से किस तरीके से हम लोग सुरक्षित रखें अपने आप को, और बंदूक से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को घरों में रखें। चलिए, और अब आज की अंतिम कविता हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आप लोग भेजते रहिया करिए। दो दो कविताएं अगर हम लेंगे तो काफी सारी कविताएं आ जाएंगी। हरिमोहन राजपूत साहब, हरिमोहन राजपूत जी जो कविता थी वो कृष्ण गोपाल लोधी थे, भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में काम करते, उनकी कविता थी, वो मैंने जो अभी आपको सामने पढ़ी है। तो आगे हम लोग अब कविता पढ़ेंगे हरिमोहन राजपूत जी, जो हमारे बीच में इटावा जसवंत नगर से हैं, और उनकी कविता बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने भेजी है, उसको आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। और सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयों के ऊपर उनकी कविता है, और कई सारी जो चीजें हैं सकारात्मक, सुधारात्मक, वो अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने यहां पर व्यक्त की हैं। तो हम लोग सुनते हैं आगे। हरिमोहन राजपूत जी इटावा से जो उन्होंने हमारे बीच कविता भेजी है, उसको, क्या कविता है। अपने झूठे भ्रम को तोड़ो, अपने झूठे भ्रम को तोड़ो, अब तो भैया दारू छोड़ो। क्या बात है, अपने झूठे भ्रम को तोड़ो, अब तो भैया दारू छोड़ो। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 25 दिनों से कोरोना संकट में सारे दारू को ठेके, दुकानें सब बंद हैं, यानी किसी को भी जरूरत नहीं है, बिना दारू के भी लोगों का काम चल रहा है, लोग जी सकते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक बुराइयां खोखली हैं, खोखली होती हैं, इन सब बुराइयों को हटाया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। अभी जो 20-25 दिन का लॉकडाउन है, कोई व्यक्ति दारू के लिए परेशान नहीं है, किसी को इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी मनुष्य जीवित रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे घरों में। जबकि पहले जब लोग बाहर घूमते थे, दारू पी के आते थे, शाम को घर में झगड़े होते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि हम लोगों को इस संकट ने भी सिखाया है कि बिना इन सब चीजों के भी काम चल सकता है। तो उसी पर उनकी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं हरिमोहन राजपूत जी की, कि अपने अब झूठे भ्रम को तोड़ो, अब तो भैया दारू छोड़ो, अपने मैया बप्पा देखो, घर के लड़का बच्चा देखो। ये बेसिकली जो इटावा की जो लैंग्वेज है, इटावा, भिंड और फर्रुखाबाद, कन्नौज का जो क्षेत्र है, उसकी भाषा की जो पुट भी इसमें आ रहा है, जिस तरह की वहां बोली बोली जाती है, उसके भी इसमें एक झलक देखने को आपको मिलेगी। अपने झूठे भ्रम को तोड़ो, अब तो भैया दारू छोड़ो, घर के लड़का बच्चा देखो, सुरा से अपना तू मुख मोड़, अब तो भैया दारू छोड़। आगे लिखा है, पीना और पिलाना छोड़ो। बहुत ही अच्छा मैसेज है। पीना और पिलाना छोड़ो, गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो। यह कविता जो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए सब जगह, ये बहुत अच्छा संदेश है। गुटखा और पिलाना छोड़ो, गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, खेती देखो, बाड़ी देखो, ढीली भैंसिया गैया देखो, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश। पीना और पिलाना छोड़ो, गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, खेती देखो। उसके बाद दया धर्म से नाता जोड़ो, दया धर्म से नाता जोड़ो,
नहीं छूटेगी भ्रम को तोड़ो, दया धर्म से नाता जोड़ो, नहीं छूटेगी भ्रम को तोड़ो, बड़े बड़े तुम सपने देखो, बड़े बड़े तुम सपने देखो, बंगला देखो, गाड़ी देखो, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़, अब तो भैया दारू छोड़। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना, सार गर्भित शब्दों में ग्रामीण परिवेश को समेटे हुए। दुनिया दौड़ी तुम भी दौड़ो, यानी एक तरह का जो कंपटीशन लगा हुआ है कि सब लोग आगे बढ़ गए, सारे समाज आगे बढ़ गए और आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, तो उसमें है दुनिया दौड़ी तुम भी दौड़ो, सब लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, तुम भी दौड़ो। दुनिया दौड़ी तुम भी दौड़ो, काहे पड़े हो आलस छोड़ो, मास्टर देखो डॉक्टर देखो, मास्टर देखो डॉक्टर देखो, कैसे बने कलेक्टर देखो। क्या बात है, मास्टर देखो डॉक्टर देखो, कैसे बने कलेक्टर देखो, अवगुण बना तुम्हारा कोड, जो बुराइयां और अवगुण अंदर आ जाता है उसके कारण समस्या हो जाती है। तो राजपूत साहब ने लिखा है कि अवगुण बना तुम्हारा कोड, अब तो भैया दारू छोड़। अगर दारू छोड़ दोगे तो कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, खेती बाड़ी कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये सारी कविता उस संदर्भ में है। आगे सुनिएगा, बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हमारा यही प्रयास है कि सब लोग शिक्षा से जुड़ जाएं। कई बार लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि राजनीति इत्यादि चीजों का हम लोग कोई कंसर्न नहीं है, जिसको करनी है वो करे, जिसको बिजनेस करना है बिजनेस करे, जिसको राजनीति करनी है वो करे, लेकिन मूल जो प्राथमिकता है शिक्षा की वो हमेशा रहनी चाहिए। तो उसमें राजपूत साहब ने भी लिखा है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, कोई कमी मत इसमें छोड़ो, बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, कोई कमी मत इसमें छोड़ो, अपनी रोजी रोटी देखो, माता पिता की इज्जत देखो। खास करके आज की युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, कोई कमी मत इनमें छोड़ो, अपनी रोजी रोटी देखो, माता पिता की इज्जत देखो, बच्चों के भाग्य मत फोड़, अब तो भैया दारू छोड़, बच्चों के भाग्य मत फोड़, अब तो भैया दारू छोड़, गृह क्लेश करना तुम छोड़ो। अक्सर देखा है कि दारू के बाद गृह क्लेश होती है, गृह क्लेश करना तुम छोड़ो, अब तो अपनी मति को मोड़ो। जो आपकी मति है जिस पर पत्थर पड़ गए हैं, अब तो अपनी मति शुद्ध कर लो। और कोरोना संकट ने सिखा दिया है कि आपको दारू की आवश्यकता नहीं है, बिना शराब के बिना दारू के आप बहुत आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गृह क्लेश करना तुम छोड़ो, अब तो अपनी मति को मोड़ो, बिगड़ी अपनी सेहत देखो, बिगड़ी अपनी सेहत देखो, हस्ती दुनियादारी देखो, बिगड़ी अपनी सेहत देखो, हस्ती दुनियादारी देखो, पीने वालों से मुंह मोड़, अब तो भैया दारू छोड़, पीने वालों से मुंह मोड़, अब तो भैया दारू छोड़, करो प्यार तुम बैर को छोड़ो, करो प्यार तुम बैर को छोड़ो, नफरत की दीवारों को तोड़ो, करो प्यार तुम बैर को छोड़ो, नफरत की दीवारों को तोड़ो, सच्चा जीवन जीकर देखो, मिल बांट कर खाके देखो, सच्चा जीवन जीकर देखो, मिल बांट कर खाकर देखो, टूटे रिश्ते नाते जोड़, टूटे रिश्ते नाते जोड़, अब तो भैया दारू छोड़। बहुत सुंदर। शेष सहेजो गफलत छोड़ो, शेष सहेजो गफलत छोड़ो, जीवन नरक बनाना छोड़ो, शेष सहेजो गफलत छोड़ो, जीवन नरक बनाना छोड़ो, अच्छा खाना पीना सीखो, अच्छा खाना पीना सीखो, औरों के हित जीना सीखो, अच्छा खाना पीना सीखो,
औरों के हित जीना सीखो, अपयश से अब नाता तोड़। आपने देखा है दारू जो पीते हैं उनकी बदनामी बहुत होती है, लोग कहते हैं शराबी है वो। तो उसके लिए लिखा है अपयश से अब नाता तोड़, अब तो भैया दारू छोड़। अपयश से अब नाता तोड़, अब तो भैया दारू छोड़। लड़ना और झगड़ना छोड़ो, लड़ना और झगड़ना छोड़ो, अंधविश्वास से नाता तोड़ो। जिसकी हम लोग बार बार मुहिम कहते हैं कि अंधविश्वास समाज से समाप्त होने चाहिए। लड़ना और झगड़ना छोड़ो, अंधविश्वास से नाता तोड़ो, स्वाभिमान से जीना सीखो, पढ़ना और पढ़ाना सीखो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। लड़ना और झगड़ना छोड़ो, अंधविश्वास से नाता तोड़ो, स्वाभिमान से जीना सीखो, पढ़ना और पढ़ाना सीखो। शिक्षा ही इस सब का तोड़, अब तो भैया दारू छोड़। शिक्षा ही इस सब का तोड़। जितनी समस्याएं हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, उन सब का विकल्प क्या है, सबका इलाज क्या है? शिक्षा। शिक्षा ही इस सब का तोड़, अब तो भैया दारू छोड़। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं। घुट घुट के तुम जीना छोड़ो, घुट घुट के तुम जीना छोड़ो, खुद ही पकड़ी खुद ही छोड़ो। घुट घुट के तुम जीना छोड़ो, खुद ही पकड़ी खुद ही छोड़ो। परिवार के दुख दर्द को देखो, परिवार के दुख दर्द को देखो, उनकी आंखों में झांक के देखो। परिवार के दुख दर्द को देखो, उनकी आंखों में झांक के देखो। क्या है उनके आंसू का तोड़? क्या है? जैसे किसी के बीमार माँ बाप हैं, आप दारू पी रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो रोते हैं, उस पर लिखा है घुट घुट के तुम जीना सीखो, खुद ही पकड़ी खुद ही छोड़ो। परिवार के दुख दर्द को देखो, उनकी आंखों में झांक के देखो। क्या है उनके आंसू का तोड़, अब तो भैया दारू छोड़। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर कविता। हरिमोहन राजपूत जी इटावा से आपका साधुवाद कि सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए इतने सुंदर शब्दों में और परिवार के सामाजिक ताने बाने के सभी पहलुओं को बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने पिरो करके हमारे बीच रखा। और आप सोशल मीडिया का धन्यवाद कि जिसके माध्यम से आपकी जो रचना है वो पूरे भारतवर्ष में और हो सकता है भारतवर्ष से बाहर भी लोगों तक पहुंचेगी। इस बहुत बेहतर संदेश के लिए आपको लक्ष्य परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और अब हम लोग सेशन के अंत में चलेंगे और शाम को हम लोग इतिहास पर आज चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य का इतिहास, गुप्त शासक कौन थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी आप लोगों ने बीच में सवाल पूछे हैं, अगर कुछ लोगों के जवाब मैं नहीं दे पाया चर्चा में, तो वो जवाब हम लोग अब बाद में कमेंट के माध्यम से आपके बीच में रख देंगे ताकि आप सब लोगों को वो सारे के सारे आंसर्स मिल जाए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। और बहुत महत्वपूर्ण आपका समय जो है हम लोगों ने निकाला है। तो रामायण में रावण की मृत्यु हो चुकी है, शायद मैंने सुना है, किसी ने डाला था कि रावण की मृत्यु हो चुकी है रामायण में। तो अब आप लोगों के पास देखने के लिए कुछ बचा भी नहीं होगा शायद। तो आप सुबह 7:30 बजे आ जाइए। हम लोगों ने कोशिश की थी कि संविधान पर चर्चा ज्यादा सार्थक रहेगी, तो एक हमारा प्रयास सफल रहा। और ये जो मुहिम है नशा मुक्ति की मुहिम, नशा मुक्ति और मृत्यु भोज की समाप्ति, 2 ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो तत्काल जितना जल्दी हो समाज से समाप्त हो जानी चाहिए। नशा मुक्ति होनी चाहिए समाज में। और ये जो नशा मुक्ति का जो नशा है, नशा बेसिकली ग्रामीण और कमजोर लोगों में है। ग्रामीण और कमजोर लोगों में ही ज्यादा विकराल समस्या है। क्यों? क्योंकि उससे आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके पूरा ताना बाना विचलित होता है। जो अमीर और बड़े लोग हैं और जो बिजनेसमैन लोग हैं जो ये सारी चीजें करते हैं, बेसिकली उनके पास बहुत संसाधन है, उनके पास एजुकेशन भी है, आलीशान घर भी है, सारी सुविधाएं भी हैं। तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, हम सब लोगों को ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए
कल हम लोग चर्चा करेंगे संविधान में जो विधायिका होती है, जो विधानमंडल होते हैं, कि विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधायक कैसे बनते हैं, विधायकों की योग्यता क्या होती है। और हम लोग सब देखिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आप लोग काम करिए। हमेशा हम सब लोगों से ये कहते हैं कि जो एरिया हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हमने अपना एक एरिया चुना समाज में काम करने का, कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, समाज में लोगों को एजुकेशन की ओर मोड़ेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि समाज में करोड़ों लोग हैं और हर व्यक्ति के हाथ में पेन और कलम और पुस्तक दे दें, किताब दे दें। लेकिन हाँ, हम ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में किताब और पुस्तक दे दें। हम हर व्यक्ति के दिमाग में कलम पहुंचा सकते हैं, और उसके दिमाग में अगर कलम आ गई तो उसके हाथ में कलम आ ही जाएगी। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारा क्षेत्र है शिक्षा, तो इस शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में क्रांति पैदा हो, मस्तिष्क में बदलाव पैदा हो, मस्तिष्क में किताबें और कलमें आना शुरू हो जाएं। यही जो समाज सेवा में जो दूसरे लोग हैं वो अपने एरिया को चुन सकते हैं। कुछ लोग नशा मुक्ति के लिए कार्य करें, कुछ लोग दहेज को खत्म करने के लिए कार्य करें। और मृत्यु भोज तो मुझे लगता है कि इतना इलॉजिकल, इतना मतलब इसके बारे में मुझे ये लगता है इसमें एक भी दिन की ढील नहीं होनी चाहिए। मृत्यु भोज मतलब नो, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कोई भोज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो जाता नहीं हूं कभी, मैं कभी नहीं जाता। और मैं जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम सबको बंद करा देंगे। और लक्ष्य में तो खास करके लक्ष्य की जो कार्य प्रणाली है, उसकी परंपरा में लक्ष्य के स्वयंसेवक बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। तो अगर उनको एक बार ये संदेश मिल जाता है कि हम लोगों को सामाजिक कुरीति में सहयोग नहीं करना है, उसको खत्म करना है, तो वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के उनको खत्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से मृत्यु भोज तत्काल रोक देना चाहिए। तत्काल मतलब अगर आज ही किसी की डेथ हुई है तो वहीं से बिल्कुल बंद होना चाहिए। और पूरे सभी लोगों को इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, इसके प्रयास करने चाहिए। सागर जिले में, पन्ना में, ललितपुर में बड़ा अच्छा काम हुआ है मृत्यु भोज को रोकने के लिए। कई बार मैं भी शोक सभा में गया हूं ललितपुर में और उधर, तो उधर सागर में, पन्ना में, उधर अपना ललितपुर में, टीकमगढ़ में, उधर लोगों ने काफी काम किया है मृत्यु भोज को रोकने के लिए। और इधर अभी यूपी में भी कई एरियाज में ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। तो चलिए, आज की चर्चा हम लोगों ने काफी व्यापक परिचर्चा की, संविधान के ऊपर भी और सामाजिक विषयों के ऊपर भी। और आप सभी लोग जुड़े इस परिचर्चा में, बहुत ही कीमती समय आप सब लोगों ने इस चर्चा में दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। शाम को 7:30 बजे इतिहास की परिचर्चा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।